हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूं। उसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे 15। आज के सारे क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल होंगे, मतलब थ्योरी बेस्ड होंगे। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। पहला चैप्टर हमारा मोशन था। मुझे पता है जिन स्टूडेंट्स ने पहले से वो चैप्टर अगर कंसेप्चुअली नहीं किया हुआ था तो उन्हें थोड़ा सा मुश्किल वो लग सकता है, पर कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, फिजिक्स आसान है, उसके बाद एनवायरमेंट साइंस भी आसान है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का लेक्चर भी मैं आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और पंजाबी मीडियम सभी में पढ़ाऊंगा। 15 के 15 क्वेश्चन आपको मैं पंजाबी हिंदी के अंदर भी कन्वर्ट करूंगा, आपको वो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो अगर कोई आज इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वीडियोस सबसे पहले जो है वो मिल सके। अगर मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देखो, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है लोंगोवाल यूनिवर्सिटी से, अपना डिप्लोमा भी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। पिछले 10 सालों से सावल क्लासेस के अंदर मैं वेरियस सब्जेक्ट्स को टीच कर रहा हूं। सावल क्लासेस की तरफ से जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, अगर आपने उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग अपना नाम और पेपर लिखकर इन दोनों में से किसी भी एक नंबर के ऊपर सेंड कर देना, आपका नंबर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। शुरू करते हैं हमारे आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूं, एक एक सिलेक्ट कर करके, फिर आपके लिए स्कैन करता हूं, फिर आप लोगों के लिए स्टूडियो में इनको प्रेजेंट करता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इनर्शिया, जिसे हम लोग जड़ता बोलते हैं, वो किसी भी वस्तु की किस बात के ऊपर डिपेंड करती है। इनर्शिया नु जड़ता कहा जाता है। ये किस दे उत्ते निर्भर करती है। अब सबसे पहली बात, इनर्शिया होता क्या है, इसे हमें समझना जरूरी है। इनर्शिया, इनर्शिया जिसे कि हम लोग हिंदी ਅਤੇ पंजाबी विच जड़ता आखते हाँ, ये क्या होता है। दुनिया के अंदर हर बॉडी की, हर वस्तु की ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक गुण है कि अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, आराम में है वस्तु तो आराम में रहना चाहेगी, अगर वो गति में है तो गति में रहना चाहेगी, अगर वो किसी दिशा में है तो दिशा में रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कोई उसके ऊपर बाहरी फोर्स ना लगे, जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अभी जैसे आपके कमरे में जो चीजें आराम अवस्था में पड़ी है वो आराम में रहना चाहेंगी, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेंगी, जो किसी डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन में रहना चाहेंगी। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा जाता है। आज अगर मेरे स्टूडियो को मैं बंद करके घर चला जाऊं और अगर 5 साल बाद भी वापस आऊं तो मुझे ये सारे कैमरे, माइक, स्पीकर, लैपटॉप, जनरेटर, ट्यूब लाइटा, पंखा सब यही मिलेगा, ये कुछ हिलेगा नहीं, क्योंकि ये इनर्शिया की वजह से उसी अवस्था में अपने आप को रखना पसंद करेंगे। इसी को इनर्शिया कहा जाता है। और किसी भी वस्तु का जो इनर्शिया होता है, याद रखना, वो उसके मास पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन मास। पहली बात, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, वो एक वस्तु का कौन सा गुण है जिसके द्वारा वो वस्तु अपनी पोजीशन को नहीं बदल सकती, चाहे वो वस्तु रेस्ट में है, चाहे वो वस्तु मोशन में है, चाहे किसी डायरेक्शन में है। वो वस्तु का कौन सा गुण है जिसके द्वारा वो अपनी पोजीशन को नहीं बदल सकती, चाहे वो रेस्ट में है, चाहे वो मोशन में है। तो ये मैंने आपको अभी बताया, इसको इनर्शिया बोलते हैं, इसे हम लोग जड़ता बोलते हैं। ये कुदरती गुण है, दुनिया की हर वस्तु के अंदर ये कुदरती लेवल के ऊपर ही होता है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगर मैं मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बनता है। मास नु असी पुंज आखदे हां, दैट इज इन किलोग्राम। मास किलोग्राम में होता है। वेलोसिटी नु पंजाबी विच वेग कहा जाता है, ये मीटर प्रति सेकंड के अंदर होती है। पुंज और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसे भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। आज की अगली डेफिनेशन, इसे आप लोग समझोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है रेखांशी संवेग। इसका क्या मतलब है? इसको पी वेक्टर के साथ लिखा जाता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। एक बात ध्यान रखना, ये होता है किसी भी वस्तु में कितनी गति भरी हुई है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी, कंटेन इन ए बॉडी।
किसी भी वस्तु के अंदर कितना मोशन भरा हुआ है, कितनी गति भरी हुई है, उसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। अब ये कोई बोरी तो है नहीं जिसमें आपने रुई भर दी, इसका मतलब ये कुदरती गुण है। जिस वस्तु में जितना ज्यादा लीनियर मोमेंटम भरा होगा वो उतनी दूर जाएगी, जिसमें कम लीनियर मोमेंटम भरा होगा वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। सो लीनियर मोमेंटम को ही मास इनटू वेलोसिटी के रूप से जाना जाता है। इस तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ये p वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, इंपल्स के यूनिट क्या है? बहुत अच्छी डेफिनेशन है इंपल्स, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। स्टार बना के लिखो। सबसे पहली बात, इंपल्स होता क्या है? इंपल्स को हम लोग बोलते हैं आवेग। एक ऐसा बल, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी पर बहुत कम समय के लिए लगे, उसे इंपल्स कहा जाता है। एक ऐसा बल जो किसी वस्तु पे बहुत कम समय के लिए लगता है, उसे इंपल्स बोलते हैं। जैसे मान लो सामने से बॉल आ रही है और मैंने उसको बैट से हिट किया, टक, अब वो बॉल गई। मैंने उस बॉल पे कौन सी फोर्स लगाई? इंपल्स फोर्स लगाई। जब मैं कील ठोकता हूं हथौड़े से, तो हथौड़ा जो कील पे फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कौन सी फोर्स कराती है? इंपल्स फोर्स कराती है। एक सड़क के ऊपर मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूं और अचानक से खड्डा आया, इस तरह से खड्डा लगेगा, तो वो मेरी बॉडी के ऊपर एकदम से जो फोर्स लगी, वो कौन सी फोर्स लगी? इंपल्स फोर्स लगी। इंपल्स एक फोर्स है और इंपल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। कितना बल कितने समय के लिए लगा, वो इंपल्स है। फोर्स को नापने का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम को नापने का होता है सेकंड। तो इंपल्स के यूनिट के आगे इकाई क्या आ गई? न्यूटन सेकंड। यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, चौथे क्वेश्चन के अंदर, कि इंपल्स की यूनिट क्या होती है? सी इज द राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪल्स ਆਖਦੇ ਹਾਂ। पांचवा क्वेश्चन, लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम अभी हमने पढ़ा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो जिन किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, फिजिक्स के फार्मूले के ऊपर ऐसा एरो लग जाता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिस पर ऐसा नहीं लगता वो स्केलर क्वांटिटी होती है। लीनियर मोमेंटम जो है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इंपल्स क्या है? इंपल्स आवेग की है, एक आदिश राशि है या सदिश राशि है या दोनों है या दोनों में से कुछ नहीं है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि इंपल्स क्या है। इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशियां कहा जाता है और स्केलर को आदिश राशियां। सो इंपल्स क्या होता है? इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। देखो इंपल्स के ऊपर भी ये एरो लगा है ना, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को, वेक्टर क्वांटिटी को। तो इंपल्स का फार्मूला है फोर्स इनटू टाइम। यूनिट हमने पहले देखा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। राइट आंसर आएगा बी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, विच लॉ? अब न्यूटन के 3 लॉ हैं, कौन से नियम को रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है? न्यूटन का कौन सा नियम रियल लॉ ऑफ मोशन कहलाता है? न्यूटन का पहला लॉ क्या है कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में रहेगी। कब तक? जब तक कोई उसके ऊपर बाहरी बल ना लग जाए। वो है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु दा रेखांशी संवेग, द लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। वो उनके उत्ते लगन वाले बल उत्ते निर्भर करती है। और न्यूटन का तीसरा लॉ क्या था कि ਜਦੋਂ भी कोई क्रिया होती है तो उस तो विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। वो न्यूटन का तीसरा लॉ है। तो न्यूटन के दूसरे लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूटन के दूसरे लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं, तो आप बताना, क्योंकि इसमें न्यूटन का पहला लॉ भी है और इसमें न्यूटन का तीसरा लॉ भी है। न्यूटन का पहला लॉ और तीसरा लॉ दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूड है, इसीलिए हम लोग इसको रियल लॉ ऑफ मोशन के रूप से जानते हैं। नेक्स्ट है मास इनटू एक्सेलरेशन।
ये किसका फार्मूला है? मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो किसका फार्मूला है, ये आप लोगों ने बताना है। तो देख लेते हैं, ये फार्मूला है फोर्स का, मास होता है पुंज, एक्सेलरेशन है प्रवेग, और ये फार्मूला किसका है? ये फोर्स का फार्मूला है। देखते हैं किस तरह से। देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है एक बाहरी बल। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ वस्तु ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ बल लाने हाँ ਉਹਨੂੰ फोर्स कहा जा सकता है। फोर्स बाहरी भी होती है, इंटरनल भी होती है। फोर्स एक बाहरी बल है ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ रुकी हुई वस्तु ਨੂੰ चला सकता है, चलती हुई वस्तु ਨੂੰ रोक सकता है, किसी वस्तु की दिशा ਨੂੰ भी बदल सकता है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बल आखते हैं। अब जैसे मान लो सड़क पे कार खराब होगी, आप लोग चार बेली मिलके उसको धक्का लगा रहे हो पीछे से, आप उसको क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स लगने की वजह से कार किस में आ जाएगी? मोशन में। तो फोर्स मोशन ला सकता है। कोई चीज चलती आ रही है, आप उसको फोर्स लगा के रोक भी सकते हो, और कोई पूर्व में जा रही है तो उसकी दिशा भी आप लोग बदल सकते हो, उसे हम लोग फोर्स के रूप से जानते हैं। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ਜਦੋਂ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। सो इट इज द फार्मूला ऑफ फोर्स। आठवें का आंसर क्या आएगा? फोर्स आएगा। फोर्स मतलब बल। नाइन्थ क्वेश्चन, ਜਦੋਂ भी कोई क्रिया होती है, when there is a action, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? Due to every action there is equal and opposite reaction. Which law is this? तो this is Newton third law। ये न्यूटन का तीजा सिद्धांत है। This is the third law of motion। अभी जैसे मैं मान लो बंदूक से गोली चलाता हूं, तो जब मैं गोली फायर करता हूं तो गोली आगे जाएगी, बंदूक पीछे ही लेगी। तो वो गोली आगे गई, वो क्या था? एक्शन। बंदूक पीछे ही ली, वो क्या था? रिएक्शन। जब हम लोग जमीन पर चलते हैं तो पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं, वो क्या है? एक्शन। जमीन हमें आगे धकेलती है, वो क्या है? रिएक्शन। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हाथों से पानी को पीछे धकेलते हैं, पानी हमें आगे धकेलता है, वो क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन। ये न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, लीनियर मोमेंटम के यूनिट क्या है, ये आपने बताना है। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लीनियर मोमेंटम मैंने आपको बताया था P इज इक्वल टू mv के बराबर होता है। P इज इक्वल टू mv। P क्या है? लीनियर मोमेंटम। m क्या है? मास। v क्या है? वेलोसिटी। तो m मास के यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसके यूनिट क्या आगे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आंसर इज ए। ठीक है जी, क्लियर हुआ सबको? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इस तरह से इसके यूनिट्स आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। ਜਦੋਂ एक वस्तु आराम अवस्था विच होती है, व्हेन ए बॉडी इज ऑन रेस्ट, तो इसका मतलब क्या है? कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा, या सभी बल उल्टे और बराबर है, या उल्टी फोर्स लग रही है, या कई सारी फोर्स लग रही है। क्या मतलब आएगा? जब एक बॉडी आराम अवस्था में होती है, आराम अवस्था का मतलब समझते हो ना? रेस्ट पोजीशन में है बॉडी, चल नहीं रही, रुकी हुई है, तो क्या मतलब है? कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा, या सभी बल बराबर और उल्टे लग रहे हैं, या उल्टी फोर्सेस लग रही है, या कई सारी फोर्सेस लग रही है। इसका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या बनता है? इसका राइट आंसर आएगा बी। मान लो फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है और इसके ऊपर आपने ये डब्बा रख रखा है। अगर मैं इसको 10 न्यूटन से इधर खींचूं, अगर मैं इसको 10 न्यूटन से इधर खींचूं, 10 न्यूटन 10 न्यूटन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रखी है, तो जाएगा ही नहीं। अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में रस्सा खींचने वाली गेम होती थी, 20 लड़के इधर से खींचते थे, 20 लड़के उधर से खींचते थे। अब ये रस्सा इधर जाएगा अगर इधर बल ज्यादा है, उधर जाएगा अगर उधर बल ज्यादा है। अगर दोनों बल बराबर हो गए तो कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब सभी बल इक्विलिब्रियम में है, एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो रिजल्ट निकाल रहे हैं। दैट्स व्हाई बॉडी इज ऑन रेस्ट। तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है, वो कौन सा आंसर आएगा? बी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स कितने के बराबर होती है? 980 डायन, 98 डायन, 9.8 डायन, या 980 डायन। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फोर्स होती है ना, फोर्स जिसे आप लोग बल बोलते हो, फोर्स को बल कहा जाता है। देखो फोर्स के दो प्रकार के यूनिट होते हैं।
पहले प्रकार के यूनिट्स को हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं और दूसरे प्रकार के यूनिट्स को हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं। पहले प्रकार दी इकाई इसकी एब्सोल्यूट हो सकती है, दूसरे प्रकार में इसकी ग्रेविटेशनल हो सकती है। एब्सोल्यूट दो तरह का हो सकता है, बड़ा यूनिट एसआई होता है, छोटा यूनिट सीजीएस होता है, और गुरुत्वाकर्षण के अंदर भी एक बड़ा यूनिट एसआई हो सकता है, छोटा यूनिट सीजीएस हो सकता है। आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, साथ साथ इन सब चीजों को लिखना जरूरी है आपने, खास करके जिन स्टूडेंट्स ने पहले पेड ग्रुप लगा रखे थे, अब वो अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रहे हैं, ऐसे जैसे पेंसिल को तिखी करने का टाइम है अब। तो फोर्स के दो कैटेगरी में यूनिट डिवाइड होते हैं, एक एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरे ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट दो प्रकार के हैं, बड़ा यूनिट एसआई, छोटा सीजीएस। यहां भी दो प्रकार के हैं, बड़ा एसआई, छोटा सीजीएस। एब्सोल्यूट यूनिट जो बड़े वाला है वो है न्यूटन, और छोटा यूनिट जो है वो है डायन। इधर ग्रेविटेशनल में बड़ा यूनिट है किलोग्राम फोर्स, और यहां होता है ग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स को आप लोग किलोग्राम वेट भी बोल सकते हो, और इसे आप लोग ग्राम वेट भी बोल सकते हो। ठीक है, किलोग्राम वेट और ग्राम वेट के रूप से भी इसको जाना जाता है। और इनमें एक रिलेशन भी समझ लो आप कि एक न्यूटन जो होता है वो 1,00,000 डायन से मिलकर बनता है। ये स्टैंडर्ड है, इसको आप इसी तरह से याद करोगे। 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, बल्कि 1 ग्राम फोर्स जो है वो 980 डायन के बराबर होती है। इन सबको आप इसी तरह याद करोगे, इन में से पेपर के अंदर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको इसी तरह से आप लोग समझो, इसी तरह से इसको याद करो। ठीक है, अगर मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहूं तो और एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे देखो ये न्यूटन कैसे आया, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर 1 किलो की चीज 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की प्रवेग से जा रही है तो उस पर 1 न्यूटन फोर्स होगा। दूसरी तरफ डाइन कैसे निकालेंगे, वैसे अगर ये ना लिखना चाहो तो ना लिखो, चाहे थोड़ी हायर क्लासेस में आया था ये। 1 ग्राम की चीज 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रवेग से जा रही है तो एक डाइन फोर्स होगा। यहाँ किलोग्राम फोर्स कैसे निकलेगी, F बराबर एम में। अगर 1 किलो की चीज 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से नीचे गिर रही है तो उसके ऊपर बल लग रहा है 1 किलोग्राम फोर्स। और यहाँ कैसे निकालोगे, F बराबर एम में। ये अगर 1 ग्राम की चीज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से नीचे गिर रही है तो उस पे 1 ग्राम फोर्स लगेगी। ठीक है, ये चाहे मत लिखना, ये नीचे वाला, ऊपर तक ही आप लोग उसको इतने तक ही याद रख सकते हो। मोटी सी बात यह है कि बल की इकाई दो प्रकार की है, एब्सोल्यूट, ग्रेविटेशनल। एब्सोल्यूट के अंदर गुरुत्वाकर्षण का कोई लेना देना नहीं, ग्रेविटेशन के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल भी वहां लग रहा होता है। तो इधर न्यूटन और डायन है, इधर किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स है। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या दोगे, 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। दैट इज सी इज द राइट आंसर। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। और 1 किलोग्राम फोर्स को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, 1 किलोग्राम वेट। आप चाहे से 1 किलोग्राम वेट, क्योंकि वेट एक तरह की फोर्स ही तो होता है। हम लोग इसको आने वाले ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर भी कवर अप करेंगे। 13वां क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस। बर्फ पे चलना सम टाइम बहुत मुश्किल होता है, ड्यू टू, इसका कारण क्या है। देखो, पहले बर्फ गिरती है किसी जगह पर, फिर सूरज निकल जाता है, फिर बर्फ पिघल जाती है, फिर सूरज छिप जाता है, वो जम जाती है, और इतना प्लेन रास्ता हो जाता है कि आप उस पर चल नहीं सकते, स्लिप कर करके नीचे गिरोगे, क्योंकि वहां रगड़ बल क्या होता है, बहुत कम होता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਗੜ ਬਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ या रोल करती है, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਗੜ ਬਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। अभी जैसे मान लो मैं 100 की स्पीड पे कार चला रहा हूं, कार चलाता चलाता अगर कार को बंद कर दूं तो आप देखना कार की स्पीड 100, 90, 80, 70, 60, 50 होती होती रुक जाएगी। कार क्यों रुकी, क्योंकि कार को रगड़ बल मिल रहा है। हम लोग जब बचपन में नई नई बार साइकिल चलाना सीखे थे, साइकिल के पैडल मारते मारते जब अपने को लगता था कि अपनी साइकिल रुकेगी नहीं तो आप दोनों पैर भी नीचे लगा लेते थे कि रगड़ बल से साइकिल
रुक जाएगी। सो बर्फ के ऊपर फ्रिक्शन कम होती है, इसीलिए बर्फ के ऊपर चलना भी मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन कितने के बराबर है? 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। आप लोग समझ रहे हो? अब जिन स्टूडेंट्स ने अपने पहले थ्योरी के पेड ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे, आज उनको एमसीक्यू करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, पर जिन स्टूडेंट्स ने अगर ये सब चीजें पहले कंसेप्चुअली नहीं पढ़ी तो उनको शायद थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एमसीक्यू बाद में किया करो, पहले चैप्टर तैयार किया करो। जब कंसेप्ट बन गए फिर एमसीक्यू करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फ्रिक्शन जो 3 प्रकार की होती है वो कौन सी है। फ्रिक्शन जिसे हम लोग रगड़ बल बोलते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरे प्रकार के फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरे प्रकार को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब आती है जब बॉडी रेस्ट में हो, डायनेमिक फ्रिक्शन तब आता है जब बॉडी मोशन में हो, और लिमिटिंग फ्रिक्शन तब आता है जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन हो, जब बॉडी चलने वाली हो। जब एक बॉडी चलने वाली है पर चली नहीं है, उस वक्त आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब बॉडी रुकी हुई है तो उसमें आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब बॉडी चल पड़ती है तो तब आता है डायनेमिक फ्रिक्शन। ये सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, और ये मोशन के वक्त आती है। और स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। ये अपनी वैल्यू कम ज्यादा करती रहती है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। डायनेमिक फ्रिक्शन को हम लोग काइनेमेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ये हमारे आज के 15 क्वेश्चंस थे, कंसेप्चुअली क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे लगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे जरूर बताएं आप लोग। और स्टूडेंट्स 7 तारीख से जो अपने पेड ग्रुप शुरू होने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए थे, उनको फिर से ये एक तरीके से इसको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की नजर से आप देखो, अभी भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। 7 मई से अपनी क्लासेस जो है वो शुरू होने जा रही है। रोज आपके 4 लेक्चर लगेंगे, 4 अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, 7 फैकल्टीज होंगी टोटल पूरे कोर्स के अंदर। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी और एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपके दोनों प्रकार की होगी। कोचिंग के एंड में आपके मॉक टेस्ट भी कंडक्ट होंगे। 100% 6 के 6 सब्जेक्टों की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। सो पेड ग्रुप के रिगार्डिंग कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9569366100, 9988323992। और ये 2 नंबर ही सावल क्लासेस के ऑथेंटिक नंबर है। सावल क्लासेस का इससे अलग किसी दूसरे नाम से कोई और इंस्टीट्यूट नहीं चलता, और आप लोग इन्हीं नंबरों के ऊपर कांटेक्ट करो, यही अपने ऑफिशियल नंबर है। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। चौथे लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स। विश यू गुड लक, बाय, टेक केयर।